हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुमेन का इसीलिए ज्यादा है एज कंपैरिजन टू अर्बन एरिया, क्योंकि रूरल एरिया में ना वहां पर एजुकेशन नहीं दी जाती औरतों को, और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलती है, और जो मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, और उनको पैसे भी कम मिले जाते हैं वहां पर उस एम्प्लॉयमेंट के लिए। अर्ली एज में उनको बहुत बचपन से ही काम करना शुरू कर देती है वो। प्रेफरेंस जो इवन लेस प्रोडक्टिव जॉब, उनको प्रेफरेंस भी उन्हीं जॉब पे दी जाती है जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, जिनकी डिमांड कम होती है, जिनके वेज रेट भी लो है, और हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है रूरल एरिया में वुमेन्स का, उनको वही प्रेफरेंस दी जाती है। इन शॉर्ट वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि वहां पर औरतों की इतनी डिमांड नहीं है एज कंपेरिजन टू मर्दों की, क्योंकि वहां पर उनको इतना महत्वता नहीं दी जाती। समझ आ गया बेटा? अब देखो कुछ डेटा है, उस डेटा को पढ़ते हैं और समझते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हार्ड वर्कर इन इंडिया में फर्क क्या होता है। देखो साफ साफ डेटा में आपको दिख रहा है कि अर्बन वर्कर और रूरल वर्कर दे रखा है। 61.7% और 38.3%। अर्बन एरिया में 61.7% हमारे हार्ड है और 38.3% हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है। रूरल रूरल एरिया में 42.2% हार्ड है और 57.8% हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, ये इसका डेटा है, डेटा पेपर में आएगा नहीं। और यही चीज नीचे उन्होंने लिख रखा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो प्रिंसिपल फैक्टर है। अर्बन एरिया में स्किल्ड जॉब की डिमांड है ऑफिस और फैक्ट्रीज में, पर रूरल एरिया में फैमिली फार्म्स की डिमांड होती है, और वहां पर फैमिली फार्म्स को ही सबसे ज्यादा महत्वता दी जाती है। रूरल एरिया में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, पर अगर हम बात की जाए अकॉर्डिंगली, पीपल जनरली डू नॉट शो प्रेफरेंस। पीपल वहां प्रेफरेंस भी नहीं दिखाते हैं स्किल्स को बढ़ाने में, ट्रेनिंग को करने में, नॉन फार्मिंग ऑक्यूपेशन पे। तो इसीलिए वो फैमिली फार्म्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है और वो वहां पर जिंदगी भर खेती बाड़ी ही करना चाहते हैं। यही ऐसे दो फैक्टर है जहां पर हमारा रूरल एरिया की हमेशा परसेंटेज कम रही है। समझ आ गया बेटा? अगर हम बात की जाए हमारी दोबारा से, तो देखा जाए कि हमारे मेल और फीमेल कितने हायर होते हैं गांव में। जो हायर्ड वर्कर है हमारे मेल 47.7% है, और हायर्ड वर्कर जो फीमेल है वो 48.1% है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो मेल है 52.3% है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो फीमेल है 51.9% है। देखा जाए औरतें भी पीछे नहीं है, औरतें भी बराबरी पे ही चल रही है। बस कहीं ना कहीं वुमेन परसेंटेज जो वेज एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा ऊपर है, किससे? मेन को लेकर, क्योंकि वहां पर जो एजुकेशन एजुकेशन फैक्टर है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है कहीं ना। ठीक है, कहीं ना कहीं जो मर्दों का एजुकेशन फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है बेटा, समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? आगे चलें। और जो गांव की जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है वो कैसे जनरेट करती है? दिस इज बिकॉज रूरल एरिया फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है कहीं ना कहीं, जैसे लाइक जॉब लाइक स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, ट्रेडिशनल काम जो होते हैं वो वहां पर कर सकते हैं, इसीलिए वो वहां पर बिजनेस भी और मर्दों से कम नहीं करती, बिल्कुल बराबरी में चलती है। देखा जाए तो 52.3 और 51.9 में ज्यादा फर्क नहीं है। समझ आ गया बच्चों सबको? समझ आ गया तो आगे चलू बेटा। अगला है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री। देखो तीन टाइप के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये आपने 100 बार पढ़ रखा होगा। प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरी। इसका मतलब क्या होता है? जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, जहां पर हम इंडस्ट्रीज को सेटअप करते हैं, जहां पर हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? जो चीज हम प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर से बनाते हैं, जो कुछ मिलता है, हम उसको सर्विस सेक्टर के थ्रू क्या करते हैं? सर्विस लोगों तक पहुंचाते हैं। सर्विस सेक्टर इंडिया का इस टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि अगर लोगों तक आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पहुंचेगा ही नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो सर्विस सेक्टर जो इंक्लूड करता है टर्शरी सेक्टर को करता है, जिसको ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा बोला जाता है बेटा। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो टर्शरी सेक्टर है वो 31.5% है। सेकेंडरी सेक्टर है वो हमारा 24.7% है, और प्राइमरी सेक्टर है हमारा 43.8% है। प्राइमरी सेक्टर के ज्यादा होने के बाद भी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट लेस कर रहा है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज इतनी नहीं दी जाती जितनी बाकी कंट्रीज के मुकाबले की बात की जाए तो। जो साफ साफ मैंने बता रखा है, आज भी डोमिनेंट है कहीं ना कहीं हमारा फार्मिंग सेक्टर। ठीक है, और ये कुछ
साफ साफ बता रखा है, इसको रीड कर लेना, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। चैप्टर नंबर 1 जैसे, जिसने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा, 1947 में जैसी हालत थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की, उससे थोड़ी सी ज्यादा बेटर हुई है, ज्यादा बेटर नहीं हुई, थोड़ी सी ज्यादा बेटर हुई है कहीं ना कहीं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, रूरल और अर्बन वर्क फोर्स के बारे में, तो हमारा जो टर्सरी सेक्टर है वो 22% है रूरल में, अर्बन में हमारा 63.3% है। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं, रूरल में 19.5 सेक्टर है, 5 है, और अर्बन में 28.9 है। तो मतलब देखा जाए तो अर्बन में सर्विस सेक्टर ज्यादा है, रूरल में टर्सरी सेक्टर कम है। ठीक है, मतलब अर्बन में टर्सरी सेक्टर ज्यादा है, रूरल में कम है। प्राइमरी की बात की जाए, गांव में 58.5% है और शहर में 7.8% है। तो हम मतलब अर्बन जो सेक्टर है टोटली टर्सरी पे डिपेंड है, क्योंकि अर्बन सेक्टर अगर टर्सरी नहीं करेगा, जो रूरल वाले भेजते हैं अर्बन में, अर्बन वाले उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरलिंक्ड है देखा जाए तो। कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है जिसको करते हैं कि हमें, वाइल दोज लिविंग इन अर्बन एरिया एंगेज लार्जली सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। रूरल एरिया प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। टर्सरी सेक्टर इज टेकिंग ओवर लीड कर रहा है। आज के टाइम पे टर्सरी सेक्टर ने ओवर लीड कर लिया है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को, एम्प्लॉयमेंट के मामले में। लाइक इंडिया ट्रेड कर रहा है, कॉमर्स कर रहा है, बैंकिंग कर रहा है, इंश्योरेंस कर रहा है, हेल्थ डिसीजन कर रहा है एंड टूरिज्म फैला रहा है, एंड कहीं ना कहीं रिलेटेड सर्विसेज लाइक डेवलपिंग फास्टर देन मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहा है। इंडिया धीरे धीरे ग्लोबलाइज हो रहा है, अपनी मार्केट को बहुत आगे बढ़ा चुका है। इंडिया में लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करा है, लाइक हेल्थ की, एजुकेशन की, टूरिज्म की, कहीं ना कहीं बहुत आगे जाके बढ़ रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर मैं बात की जाए हमारे रूरल सेगमेंट में, रूरल एरिया में नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है आज के टाइम पे, क्योंकि जो गांव में लोग रह रहे हैं वो शहरों में आ रहे हैं और शहरों में आके कमाना शुरू कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गांव में इतनी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। समझ आ गया बेटा सबको? समझ आ गया सबको? समझ आ गया तो आगे चलूं? ठीक है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं मेल एंड फीमेल वर्कफोर्स की अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर की, तो सिंपल सी बात है, तो अदर्स में जो मेल वर्कफोर्स आएगा वो 10.6% और फीमेल में आएगा 9.6%। टर्शरी में आएगा 25.3% और उसमें आएगा, फीमेल में आएगा 18.9%। सेकेंडरी में आएगा 19.1%, वहां आएगा 14.9%। प्राइमरी में 45% मेल है और 57.3 फीमेल है। कहीं ना कहीं फीमेल हमारी बराबरी में ही चल रहा है, सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में मेल ज्यादा है और टर्सरी सेक्टर में मिल जाता है, बाकी हर जगह बराबरी में ही चल रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं ह्यूज फीमेल वर्कफोर्स है जो हमारा एंगेज किसमें है, प्राइमरी सेक्टर में है। वो सिंपल सी बात है रूरल एरिया में है, क्योंकि मोबिलिटी जो रूरल एरिया में वो कम रहती है, वहां पर औरतों को वेज रेट भी कम दिया जाता है, औरतें प्रोडक्टिविटी भी कम करती है। तो कहीं ना कहीं औरतों को गांव में इसलिए ज्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है, पैसों के चक्कर में, और कोई चक्कर नहीं है बेटा कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं, जो हमारा मॉडर्न चेंज आया हमारा ऑक्यूपेशनल सेक्टर में, इसको रीड कर लेना। 1950 और 51 में 72.72% था हमारा प्राइमरी सेक्टर, आज का घट के 43 पॉइंट हो गया है। 72% होने के बाद भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट खाली 50% करता था। सेकेंडरी हमारा 10% था, 24% हो गया। टर्सरी हमारा 17% था, आज 31.5% हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया अब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस सबको रीड कर लेना, फालतू की बात दे रखी है। आगे है जॉबलेस ग्रोथ। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? बेटा इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है 2 मार्क्स का। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर व्हेन जीडीपी राइजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ तभी बढ़ती है जब हमारा जीडीपी बढ़ता है। इट इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, कि हम आउटपुट का लेवल बढ़ा रहे हैं। इंक्रीज इन द आउटपुट लेवल इन 2 वेज, 2 तरीके से बढ़ सकता है, थ्रू ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। पुअर कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर लोग स्टैगर करते हैं एम्प्लॉयमेंट के टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ के टूवर्ड्स, वहां पर हम ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी कहीं ना कहीं। तो इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है जीडीपी को बढ़ाने की थ्रू टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। इट इज अ सिचुएशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। वो टेक्नोलॉजी को देख रहा है और एम्प्लॉयमेंट को देख रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ तो वो कर रहा है बट लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, फिर भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है वो। तो दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर लेवल ऑफ आउटपुट तो बढ़ता है इकोनॉमी का इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से, विदाउट एनी परसेप्टिबल राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं, लोगों को मशीन ला, 100 लेबर के बदले एक मशीन लगा रहे हैं और 99 लेबर को बाहर निकाल रहे हैं। तो ग्रोथ तो हो रही है इकोनॉमी की, पर उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा? इसको, ये आउट ऑफ सिलेबस है हमारा, इनफॉर्मलाइजेशन। फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर आप रीड कर लेना, सिंपल सी बात है, आउट ऑफ द सिलेबस है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जहां पर हम सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं, और जहां पर प्राइवेट का जो सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है, जहां पर पीएस मिलते हैं, जॉब की सिक्योरिटी होती है,
उसको फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड होता है और जहां पर हम सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करते, सैलरी अकाउंट में नहीं आती, पीएफ नहीं कटता, ग्रेचुटी नहीं कटती, उसको इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। समझ आगे बेटा? अब आ जाओ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो ये रहा रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। देखो रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, गांव के एम्प्लॉयमेंट, उसमें होता है सबसे पहले डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने जो बताया आपको वो है एग्रीकल्चर। राम और राम की बीवी थी, दो काम करते थे, दोनों मिला के 100 किलो गेहूं उगाते थे। जब उसके 3 बच्चे पैदा हुए तो तीनों तीनों भी फार्मिंग पे जॉब करने लग गए, वो भी अपने पापा की जमीन पर। तो दो मिलके भी 100 किलो उगा रहे, तीन मिलके, पांचों मिलके भी 100 किलो उगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाकी के जो बाद के तीन है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नील है, जो उनका उनका कोई महत्वता ही नहीं है, उनका होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर भी वो जॉब कर रहे हैं, पर वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट मान रहे हैं, पर हकीकत में वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ गया? Disguised unemployment occur when number of person engaged in a job is much more than actually required to accomplish it. समझ आ गया बेटा? और ये सारा मैंने वही बताया कि लोग if 2% are required to cultivate a farm measuring 1 hectare but actually 5% are engaged and 3% are disguised employment, यही बात मैंने बताई है। गांव में ऐसा ही चलता है, आज भी ऐसा ही चलता है बेटा। समझ आ गया सबको? अब होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अकॉर्डिंग अनदर काइंड ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। इट अक्कर सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज सीजन ऑक्यूपेशन। देखो हमें सबको पता है एग्रीकल्चर सीजन ऑक्यूपेशन है। ड्यूरिंग ऑफ सीजन द फार्म, जो फार्मिंग वर्कर होते हैं वो आउट ऑफ द जॉब हो जाते हैं। लाइक चावल 6 महीने उग रहा है, 6 महीने नहीं उग रहा, तो जो बाकी के 6 महीने वो क्या करेंगे, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। 5 to 7 मंथ वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये वाली जो जॉब होती है कहीं ना कहीं वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होती है, जहां पर हम हमारा जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा जूझ रहा है। समझ आ गया बेटा? अगला आ जाता है अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अर्बन मतलब शहरों के एम्प्लॉयमेंट। शहरों के एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला जो हमारा आया था, जो आया था हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट? इट इंक्लूड दोज इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। बट क्या हुआ, ये वो इलिटरेट पर्सन है जो काम करना चाहते हैं जहां पर माइनिंग माइनिंग इंडस्ट्री में, जहां खुदाइयां होती है, ट्रांसपोर्ट में, तो बट उनको नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो गई है। इंडस्ट्रीज जो कॉन्सेंट्रेशन अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रही है कहीं ना कहीं, और लोग गांव से शहरों में भी उठ के आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, तो इंडस्ट्रीज ज्यादा बढ़ नहीं पा रही, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहां से आएगी? और इंडस्ट्रीज टोटल किस पे डिपेंड है? अपनी लेबर को सेव करने के लिए, क्योंकि लेबर की जरूरत कभी भी किसी को भी पड़ सकती है, तो इसीलिए वो एक्सपैंड नहीं करती अपने काम को। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी इसी में आती है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे। अगला है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये वो, अरे माँ को फोन कर, कर रहा हूं फोन, जल्दी कर। एजुकेटेड बोल, 20 मिनट में आ रहे हैं, 20-25 मिनट। हाँ, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? इंडिया में जो हमारा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है एजुकेटेड, वो क्वाइट ग्रेव है। इट इज अ प्रॉब्लम स्प्रेड अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये धीरे धीरे प्रॉब्लम पूरी कंट्री में फैलता जा रहा है और थ्रेट बन चुका है। तो हमारी सोशल पीस का, हार्मनी का, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को जॉब मिल ही नहीं रही है, और ये बिल्कुल रियलिटी है। डिग्री होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल्स में नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन में सब्सटैंशियली इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं। एजुकेशन सिस्टम जो हमारे इंडिया में है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, वो डिग्री ओरिएंटेड है। हमें डिग्री पकड़ा देते हैं और बच्चे फेल हो जाते हैं जॉब को फाइंड करने में। Increase in employment opportunities has significantly lagged behind the increase in the size of educated labor force. एजुकेटेड होने के बाद भी जो बीकॉम पास है, ग्रेजुएट है, फिर भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही है। द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज टेंडेड टू वेल। हमारे इंडिया को अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा, उनको जॉब ओरिएंटेड करवाना ही पड़ेगा, जो हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बेटा समझ आ गया? बेटा सबको समझ आ गया? ओम, अंजलि, भव्या। अगला है कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया। भव्या समझ आ रहा है? कॉमन टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया। सबसे पहला ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो भैया है ही नहीं किसी के पास जॉब, उसकी इच्छा है काम करने की फुल टाइम में, बट वो नहीं कर, उसको मिल नहीं रही है जॉब, दैट इज नोन एज ओपन एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत सिंपल है, ये पेपर में कभी नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ये आएगा पेपर में, पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का।
ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या ड्यू टू चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। देखो कोविड की वजह से ऑनलाइन जॉब आ गई है, ये वाला बिल्कुल टिक कर लेना, दिमाग में घुसा लेना, ये आ सकता है, कोविड का क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी की वजह से, कोविड की वजह से लोगों ने अपनी जॉब खो दी, तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी बदल गया, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया सारा काम, तो दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया, लोग आजकल ऑफलाइन पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, इसी वजह से। अगला है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक बंदा नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग वो 28 घंटा काम करना चाहिए एक हफ्ते के अंदर। अगर वो 28 घंटा, सॉरी, अगर वो खाली 28 घंटा काम करता है एक हफ्ते के अंदर, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड। अगर वो 29 से 42 घंटा काम करता है पर वीक के अंदर, तो उसको बोलेंगे लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो कहीं ना कहीं एक इंसान अगर पार्ट टाइम भी जॉब कर रहा है, बट उसको कर सकता है फुल टाइम, अगर वो कर सकता है फुल टाइम बट उसको वो पार्ट टाइम कर रहा है, तो भी उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। या फिर एक बंदा जो मान ले, जैसे मैंने एमबीए कर ली, मैं एमबीए करके क्या कर रहा हूं, पीएन की नौकरी कर रहा हूं, मेरी कैपेबिलिटी ज्यादा है पर मैं कम कमा रहा हूं, तो मुझे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। समझ आ गया बेटा? अगला है विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जहां पर क्या होता है, एक इंसान 8 घंटे का नॉर्मल वर्क करना चाहिए बट वो 4 घंटे काम कर रहा है, और हमें दिख रहा है कि वो 4 ही घंटे काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक होता है इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, सेम टू सेम वही सिचुएशन है। एक बंदा एमए की डिग्री होल्ड करके बैठा है, बट वो चपरासी की नौकरी कर रहा है, बट उसकी इनकम इनअप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबल एंड एबिलिटीज, दैट इज नोन एज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ गया बेटा? अगला होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा क्या होता है, मान लो लड़कियों की ज्यादातर केस में होता है, मान लो लड़की एक कंपनी में जॉब कर रही है, उसकी शादी हो जाती है, वो कपल ऑफ मंथ्स, 2-3 महीने फिर वो ऑफिस में नहीं आती, वो जो 2-3 महीने नहीं आती, उस टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड रहती है, तो दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर हायर करे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा? अगला होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? ये दो टाइप का फेस होता है, चार टाइप का फेस होता है। एक होता है बूम पीरियड। बूम पीरियड में क्या होता है, हमारे पास जॉब ही जॉब होती है, कि हम लोग दबा के पैसे कमाते हैं। फिर इकोनॉमी में आ जाता है रिसेशन। मान लो 100 लोग काम कर रहे हैं, हमने 70 को बाहर निकाल दिया, कोविड में हुआ था, 30% सिर्फ लोग रखे गए थे, बाकी 70 को निकाल दिया गया था, ये आता है रिसेशन पीरियड। फिर आता है डिप्रेशन पीरियड, ऐसा पीरियड जहां पर उन 30 को भी रखना इम्पॉसिबल हो जाता है, कंपनी को बंद ही करना पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे रिकवरी आती है। रिकवरी एक ऐसा फेस है जहां पर हम उन बाकी 100 को भी फिर धीरे धीरे काम पे बुलाते हैं, इकट्ठे नहीं बुलाते, जहां पर फिर उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कमाने का मौका देते हैं, तो दैट इज नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइकिल की वजह से लोगों को जॉब की वजह से बाहर जाना पड़ता है, दैट इज नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया सबको बेटा? समझ आ गया बेटा सबको? भाई इतनी तेज मत चिल्ला। ओम बेटा समझ आ रहा है? अंजलि आगे। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सबसे पहला स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी स्लो है, क्योंकि सिंपल सी बात है, लेबर फोर्स इतना है नहीं, और जो लेबर फोर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलती नहीं है, और मिलती भी है अगर तो कम सैलरी कम मिलती है बेटा। अगला होता है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारा अगर गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए, तो एक जॉब के पीछे लाखों लोग पड़े हैं, तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इतनी इतनी नहीं है, सॉरी, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि हम दो हमारे गिन लो, लोग बच्चे इतने पैदा कर देते हैं, जब बड़े होता है जॉब तो चाहिए चाहिए उनको कहीं ना कहीं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें फिर जॉब नहीं मिल पाती, फिर करप्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। अगला है एग्रीकल्चर और सीजन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर एक सीजन ऑक्यूपेशन है, फुल टाइम जॉब नहीं मिलती, 5-6 महीने के बाद फिर बेरोजगार हो जाता है, और लोग फिर भी इस चीज को समझते नहीं, फिर भी एग्रीकल्चर में भागते रहते हैं। एग्रीकल्चर अगर 12 महीने हो सकता है, बट पानी की वजह से हो नहीं पाता, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से, जो 1947 से प्रॉब्लम चल रही है और आज भी चली रही है प्रॉब्लम। अगला है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में पता ही है, लोग एग्रीकल्चर में भागते रहते हैं, या तो अपने पापा मम्मी का बिजनेस संभालते हैं, पापा मम्मी का चाहे जितना बड़ा मर्जी बिजनेस हो, आज भी चलता है, मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल लूंगा। अरे जब पापा अकेले मिलके भी कमा रहे हैं, उसमें बड़ा भाई भी लगा हुआ है, तो छोटे भाई की जरूरत ही क्या है? कमाना तो उतना ही है ना, सेल तो उतनी आएगी, फिर भी इसको क्या बोलते हैं, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोले जाते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में। हमारे इंडिया में क्या होता है, डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को डिके कर दिया गया था ब्रिटिश रिजमाइन में, जिसकी वजह से आज भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही।
लोग कमा तो लेते हैं, ना सेविंग कर पाते हैं, ना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता अपनी सेविंग को और अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे मोबिलाइज किया जाए, कैसे कैसे पैसों को इन्वेस्ट किया जाए, किस तरीके से कमा जाए। वो उतना लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है। अगला लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। हमारे पास जो मोबिलिटी है लेबर की बहुत लिमिटेड है, क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो टोटल जो लेबर है वो लैंग्वेज बैरियर है हमारे इंडिया में। अगर कोई बंदा बंगाली है तो वो उसको हिंदी बोलने में इशू है, वो हिंदी वाले एनवायरमेंट में वो काम नहीं कर पाएगा अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो ये इस इन फैक्टर्स की वजह से ना काफी सारे लेबर अपने अच्छे अपनी मनपसंद जॉब को भी ढूंढ नहीं पाते बेटा। अगला जो कॉजेज है वो है सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेज। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसा। सबसे पहला पॉइंट है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। हमारी जो इंडिया है ना मैन पावर को यूटिलाइज नहीं करता, जो अच्छे टैलेंटेड लेबर है उनको यूज नहीं करता, जिसकी वजह से लॉस ऑफ आउटपुट हो जाता है। क्योंकि एक्सटेंट मैन पावर रखने से भी नुकसान है, कम मैन पावर रखने से भी नुकसान है। तो हमारा इंडिया क्या करता है, जो बेकार मैन पावर है उसको रख लेता है, अच्छे मैन पावर को कभी उसकी कदर ही नहीं करता। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं लो कैपिटल फॉर्मेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि हमारे इंडिया में अगर मान लो किसी का पैसा है ना, वो पैसे से पैसा नहीं बना पाता, क्योंकि रीजन क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन ही नहीं है इतना। अगर वो कोई चीज को शुरू भी करता है ना तो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, नाइदर दे डू अर्न नॉट डू सेव फॉर इन्वेस्टमेंट। ना ही वो अर्न कर सकते हैं, ना ही सेव कर सकते हैं, ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन हमारे इंडिया में बहुत कम है, बहुत लो है, जिसकी वजह से काफी सारे जो नए बिजनेस होते हैं वो मिनट में डूब जाते हैं। अगला होता है लो प्रोडक्टिविटी। वो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा कर रहे हैं। अब दो बंदे एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो अगर 10 बच्चे होंगे तो 10 भी एग्रीकल्चर में करेंगे, क्योंकि वो दिखाना है कि मैं काम कर रहा हूं, मैं रोजगार कर रहा हूं, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सबसे पहले जो लो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग जी रहे हैं आज के टाइम पे, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी है, रिचर गेट रिचरर, पुअर गेट पुअरर। लोगों को सोशल इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी को मोटिवेट करने की जगह टेररिज्म को प्रमोट करता है हमारा इंडिया आज के टाइम पे भी। कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा किसान का एक आंदोलन कितने साल तक चला है, जो गलत है कहीं ना कहीं। क्लास स्ट्रगल आज भी होता है, तू अमीर है मैं गरीब हूं, इन सब चीजों पे आज भी फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे ज्यादा फेस कर रहा है। हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, सबसे पहला प्रोडक्शन पे ध्यान दे, हम डेवलपमेंट करें स्मॉल एंड कॉस्ट इंडस्ट्रीज की, एग्रीकल्चर को प्रोडक्शन करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोडक्शन करें कहीं ना कहीं, एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, डिमांड ऑफ लेबर बढ़ाए, अच्छी लेबर को एफिशिएंट करे, ट्रेनिंग दे, स्किल्ड करे, जिससे वो और ज्यादा हेल्प कर सके बाकी लेबर की। हमें हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन करनी चाहिए, हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट का तरीका लोगों को बढ़ाना चाहिए, जिससे वो सेविंग भी अच्छी कर सके और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी कर सके कहीं ना कहीं। और हमें कैपिटल को बढ़ाना ना कि कम करना है। हमें कैपिटल आउटपुट रेशो हमेशा कम इसीलिए रखनी चाहिए जिससे क्या हो कि हमारा नुकसान ना हो। हमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बढ़ाने चाहिए। हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जो मोदी भी करता है कहीं ना कहीं, रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में। हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स करना चाहिए, हमें लोगों को वोकेशनल एजुकेशन परस्यू करानी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन होती है। मान लो कोई बंदा, मैं अनपढ़ हूं, फिर भी मुझे फिर भी अगर